कई कोशिशें की गई लेकिन अब तक वो नाकाम है। जनवरी में भी एक सीज़ फायर की कोशिश की गई जिसको हाल ही में इसराइल की जानिब से उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई और जो गज़ा पर अब तक होने वाले संगीन जो जितनी भी उन्होंने अब जारहियत दिखाई है, अब तक होने वाले संगीन हमलों में से एक हमला कुछ ही दिन पहले किया गया। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हेड ऑफ पॉलिटिकल ब्यूरो फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टाइन मिस्टर अब्दुल रहमान असुदेस। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम सबसे पहले। और सिर्फ सबसे पहले तो मैं आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी इस हवाले से कि आप देख रहे हैं कि रिसेंटली सीज़ फायर को ब्रेक किया गया है और वहाँ पे जिस तरह का जेनोसाइड काफ़ी अर्से से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखें, सिंपल है कि एक टेररिस्ट ऑक्यूपेशन है और उस टेररिस्ट ऑक्यूपेशन को जिस तरह एक इंडिविजुअल टेररिस्ट की साइकी होती है ना कि साइकोलॉजिकली उसको मज़ा आता है टेरर कर फैला कर और लोगों को मार कर, बिल्कुल उसी तरह की साइकी है इनकी कि इनको मज़ा आता है बहुत ज़्यादा लोगों को कटा पटा देख के, बहुत ज़्यादा बच्चों को मरता देख के, औरतों को बेवा होता देख के, मर्दों को मरता देख के, हर एक को मरता देख के ये इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और यही सब कुछ हो रहा है इस वक्त। और हम अगर ख़ास तौर पे रमज़ान में देखें तो इस सीज़ फायर डील के बावजूद और उस सीज़ फायर डील जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व था, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें की गई और कहा गया कि अब बहुत सारी चीज़ों को रोक दिया जाएगा, डेमोक्रेसी इनैक्टमेंट में आएगी, लिबरल ऑर्डर जो है वो बहुत कुछ करेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ ऐसे कि इज़राइल एक ज़िद्दी बच्चे की तरह, जिसको कायद-ए-आज़म नाजायज़ औलाद भी कहते थे वेस्ट की और यूरोप की, तो बिल्कुल उस तरह से वो निकला और उसने उस चीज़ को ताराज करने की कोशिश की, उसने हर उस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की जो उसने ख़ुद एग्री की थी। Exactly. और जिसको पूरी दुनिया कवर कर रही थी, जिसको पूरी दुनिया जानती थी। इज़राइल को असल में इशू ये है कि इज़राइल टेबल के ऊपर, डिप्लोमेसी के ऊपर नाकाम रहा है। यानी हैविंग द सपोर्ट ऑफ यूएस जो कि डिप्लोमेसी में किंग है, हैविंग द सपोर्ट ऑफ द कंट्री जो कि हेनरी किसिंजर का कंट्री है, हैविंग द सपोर्ट ऑफ द लॉबी इन द यूएस एंड इन अदर कंट्रीज़, फिर इंडिया में भी, और इस तरह से अपने पास भी मोसाद और शिनबिट के होते हुए और पर उस पूरे मुज़ाकरात के अमल में शिनबिट के चीफ़ का बैठना और मोसाद के चीफ़ का बैठना, CIA के चीफ़ का बैठना, डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल अटैची का बैठना, जो बाइडन के स्पेशल अटैची का बैठना, उसके बाद इजिप्ट की तरफ से प्रेशराइज़ करना। इस सब के बावजूद जब वो टेबल टॉक में नाकाम हुए और टेबल टॉक में उनको ऐसी बातों पे कन्विंस होना पड़ा जो कि वो नहीं होना चाहते थे, तो उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं बचता था कि आप किसी भी तरह से दोबारा वॉर की तरफ ना आ सकें। वॉर क्या है? वॉर असल में आप जब अपनी बात टेबल पे नहीं मनवा पा रहे होते तो आप ये कोशिश करते हैं कि मज़ीद थ्रेट एक्सर्ट किया जाए। ऑब्वियसली वायलेंस किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन उनके पास इस अथॉरिटी वो कर देखें, रहे हैं। असल में थ्रेट एक्सर्ट क्यों किया जाता है? ताकि बात मनवाई जाए। हाँ। वो फ़लस्तीनियों पर 1948 से ये थ्रेट एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू वेरियस मीन्स। Exactly. इस दफ़ा उन्होंने 15 महीने मुसलसल उनके लोगों को मारा, 61,000 से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया, उन्होंने 1,12,000 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया, 38,495 बच्चों को यतीम किया। यानी इतना सब कुछ करने के बाद दे वांटेड टू हैव दिस कि यार दे शुड लीव देयर लैंड, जो ट्रंप ने उसके बाद कहा भी लीव द गज़ा। सो और एक ट्रम्प्स गज़ा के नाम से एक वीडियो बड़ी ऑनलाइन सर्कुलेट कर रही है, तो उस आपने देखी वो वीडियो? उसके ऊपर भी बैकलैश आ रही है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, मुस्लिम्स की तरफ से, ये क्या है? असल में ये ट्रंप अगर हम देखें तो एक जो पावर वाला माइंडसेट होता है वो यही कर रहा होता है कि वो अगले को मॉक कर रहा होता है। Yeah. अच्छा, ये मॉक सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि दे हैव द पावर, रादर आपको जब अपनी किसी बात को मनाना होता है, हम ज़ेलेंस्की वाले पूरे एपिसोड में देखें तो दुनिया का ये ख्याल था कि ज़ेलेंस्की के यानी वो जो डिस्कशन हुई है उसके बाद शायद ये बहुत बड़ी कोई एक चीज़ होगी और ज़ेलेंस्की जो है और यूरोप पूरी साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि ज़ेलेंस्की फ़ौरन ही कन्विंस हो गए क्योंकि उसने कहा इवन मैं ओहदे से हटने को तैयार हूँ। क्योंकि ये तरीका है डिप्लोमेसी का कि आपको टेबल पे लोगों को कैसे कन्विंस करना है। सही। आप उनके साथ ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करने, लोग बेचारे डर जाएंगे। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे होता है ना कि आपने किसी से बात ना मनवाई जा रही हो तो उसको ज़रा गुस्से से घूर के देखें, आप उसको डांटें या उसे 2-4 गालियाँ दें तो बंदा फ़ौरन बात मान जैसे लेता कि है आप कि शायद फाइनेंशियली इसके अगर पास ज़रा स्ट्रांग है पावर। और कोई आपसे मदद लेने के लिए आया है तो आप तो किसी तरह भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको अपनी चीज़ें भी मनवानी है। और ट्रंप का इशू फिर अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो हर चीज़ को डॉलर की तरह देख रहे हैं। उनको इंसान डॉलर की तरह नज़र आ रहे हैं, चूँकि इजराइलियों के पास डॉलर ज़्यादा हैं, ज़्यादा अमीर हैं, तो वो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी लाइफ। लेकिन फ़लस्तीनी जो हैं वो चूँकि उतने अमीर नहीं हैं,
उनके पास 97% लिटरेसी रेट होगा, लेकिन लिटरेसी रेट के बावजूद तालीम की क्या मीनिंग है, मतलब ऑफ़र ज़्यादा अच्छी शायद वो नहीं दे सकते। कोई इस वजह से फैसिलिटीज उन इकोनॉमिकली सबको स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसराइल को तो शुरू से ही सपोर्ट हासिल थी ना। तो वो पहले भी जितनी भी स्टेट्स थी, इवन ब्रिटेन की तरफ से, उसके बाद अब ट्रंप की तरफ से, यूएस हमेशा से ही सपोर्ट कर रहा है। इवन कह भी देते हैं कि सीज फायर होना चाहिए, स्टिल नेतन्याहू ने अब साफ साफ कह दिया कि अब जो भी बात होगी वो जंग की सूरत में ही होगी। कोई मज़ाहमत की जा रही है मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, कोई हल नहीं निकल रहा। क्या इसमें भी बहुत से लोगों के इंटरेस्ट शामिल हैं? देखें, ऑब्वियसली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि हम शायद डिप्लोमेसी के मैदान में या वॉर के मैदान में या शायद दुनिया के रहते हुए हर मामले में हम बहुत चूँकि कमज़ोर हैं, तो हमारी अप्रोचेज़ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमें किसी को अपने ऑयल का इंटरेस्ट प्यारा है, किसी को अपना कोई और इंटरेस्ट प्यारा है, जिसकी वजह से आप ना उनसे कोई ऐसी चीज़ मनवा पाते हैं, ना आप उनको किसी तरह कन्विंस किसी भी और मामले पे कर पाते हैं। अच्छा, इस इशू को ज़रा थोड़ा सा देखें ना कि अगर आप इज़राइल अपनी वो सारी चीज़ें करने में कामयाब होता रहता है और वो अल्टीमेटली कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेता है और वो डिफ़ीट कर देता है रेजिस्टेंस को, देन व्हाट? क्या इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, ये बाकी सारे ममालिक मिडल ईस्ट के जिनकी हिस्ट्री है कि ये 6 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सके थे 1967 में, 60 ये ममालिक सर्वाइव कर सकेंगे? यानी आपके सामने इस वक्त एक ऐसी फ़ोर्स मौजूद है, आपके साथ आपके आपके अपने पैनल में वो फ़ोर्स मौजूद है जिन्होंने 15-17 महीनों से रेजिस्ट किया है और मुसलसल हर सेक्रीफाइस के बावजूद वो लोग डटे हुए हैं, वो लोग भाग नहीं रहे वहाँ से। यानी जब उन्हें कहा जाता है कि आप गज़ा छोड़ के चले जाएं, तो वो लोग आगे से रेजिस्ट करते हैं कि गज़ा इज़ नॉट फॉर सेल, गज़ा इज़ नॉट अ बार्गेनिंग डील। और ज़मीनें नहीं छोड़ेंगे। ज़मीनें, ये जो मुल्क होते हैं, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं होती कि आपने आज यहाँ पे एक नई हाउसिंग सोसाइटी बना ली, कल आपने यहाँ के लोगों को वहाँ से निकाला और आपने झुग्गियों वालों को वहाँ से निकाल के एक और जगह सेटल कर दिया। ये मुल्क को आप अगर इस तरह से डील करेंगे तो इट मीन्स कि आप बदमाशी करना चाहते हैं, और जब आप बदमाशी करना चाहते हैं तो आपके साथ बदमाशों की तरह ही डील होगा। Exactly. और अब ये देखिए ना कि सिर्फ आज का मसला नहीं है कि पैलेस्टीनियंस के साथ ये कितने अरसे से होता चला आ रहा है कि 1917 का एक एग्रीमेंट हुआ, 1948 में इजराइल ने कह दिया कि जी हमारी अब इंडिपेंडेंस हो चुकी है, इवन दो बहुत से कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट नहीं किया। उस तब से इन्होंने वहाँ पे शुरू किया हुआ है कि अब जैसे अब हमारा एक घर है तो हमें वहाँ से निकाला जा रहा है। हमारा एक घर, अब अगर हम छोटी सी जगह पे दोबारा से आ गए हैं तो हमें वहाँ से भी कोशिश की जा रही है कि हम अपना घर छोड़ के चले जाएं। तो मेरे ख्याल से ये सदियों का एक जो होता है ना, एक प्रेशर, एक शायद आपके अंदर एक गुस्सा आपकी जनरेशंस के लिए चलता है कि किस तरह से हमें सैबोटाज करने की कोशिश की गई है, किस तरह से हमें ऑक्यूपाई करने की कोशिश की गई है इजराइल की तरफ से पैलेस्टीनियंस को। तो ऑब्वियसली जैसे हमास है या जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका क़याम और इनका जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसी पर बेस्ड है, इसी प्रेशर पर। ऑब्वियसली देखें, हमास तो इज़ अ न्यू चैप्टर दैट वाज मेड इन 1987। तो 1987 से उन्होंने काम करना शुरू किया। उससे पहले PLO, PFLP, अल-फतह, बहुत सारे ग्रुप्स बहुत अरसे से रेजिस्टेंस कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप मतलब रेजिस्टेंस ये ख़ास दीनी किस्म के लोगों की आगे करेंगे तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगी। आप आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप लैला खालिद हो सकती हैं, आप खालिदा जर्रार हो सकती हैं, आप अहमद सादात हो सकते हैं, आप अरफात हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं और आप रेजिस्टेंस कर सकते हैं। आप याह्या सिनवार होकर भी रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो ये तो मुख्तलिफ शेड्स हैं, असल में ये उन लोगों की शेड्स हैं। हम इंसानों में और परिंदों में, जानवरों में एक फ़र्क होता है जवेरिया, बुनियादी सा। हम परिंदों को अगर कैद कर लिया जाए ना तो दे डोंट रेजिस्ट के वो बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकिन हम इंसानों को नहीं रखा जा सकता ऐसे। हम इंसानों को अगर ऐसे रखा जाएगा तो हम उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पिंजरों को तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम बाहर अपनी मर्जी से जी सकें। यानी हमारा केस देखें ना, हम लोगों ने सिर्फ इस आज़ादी के लिए कि हम लोग अपने रिलीजन के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, सिर्फ अपनी विल यानी अपनी फ्री विल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी लिबरेशन को एंजॉय करने के लिए हमने एक पूरा मुल्क बनाया जिसमें कई हज़ार लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। हम बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हुए। आज भी मुहाजिरीन की बस्तियाँ हम जानते हैं पाकिस्तान में कितना बड़ा इशू मुहाजिरीन का है। तो लोग सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द ग्रेटर गोल, और ये कोई भी हो सकता है, फॉर द फ्रीडम ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। पाकिस्तान की अगर इस हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान और इजराइल का जो रिलेशनशिप है शुरू से ही, ऑब्वियसली हम पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया,
कि हमारे तो पासपोर्ट भी नहीं है कि आप इसराइल जा सकते हैं, लेकिन कुछ डिबेट्स होती हैं कि अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर ले, ये कुछ इस तरह भी सुनने में आया था कि शायद करने लगा है कि तो इसको फ़ायदे हो सकते हैं, तो इस हवाले से आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, इस हवाले से देखने से पहले हम वो देखते हैं कि जिन ममालिक ने इसको तस्लीम किया, रिकग्नाइज़ किया, उनको क्या क्या फ़ायदे हुए। इजिप्ट की इकॉनमी बैक इन 1970s कहाँ खड़ी थी और आज कहाँ खड़ी है? क्या इजिप्ट में जो उनके इंटरनल इश्यूज़ हैं, क्या वो बढ़े हैं या कम हुए हैं? क्या इसी तरह जॉर्डन को ऐसा क्या फ़ायदा हुआ है? इस वक्त इजिप्ट जो है वो मिडल ईस्ट की ओनली डेमोक्रेसी सो कॉल्ड जिसका क्लेम है इजराइल, उसके बिल्कुल नेबरिंग में है, लेकिन इस वक्त उसके ऊपर एक डिक्टेटरशिप है। इसी तरह जॉर्डन में किंगशिप चल रही है अभी भी, उसके बिल्कुल नेबर में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हमें समझ आने चाहिए कि एज सच कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपको लोन मिल जाते हैं। फंड, लोन की साइकी नहीं, नॉट फंड, इट्स अ लोन। आपको लोन मिल जाता है, आपको थ्रू डिफरेंट एनजीओज, थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह वगैरह के ज़रिए आपको ओब्लाइज किया जाता है कि आपको अच्छा ये इंटरेस्ट रेट होगा, इस पे लोन मिलेगा। लोन मिलने के बाद क्या होता है? हमारा आजकल क्या सीन है IMF वाला, हम क्यों अपनी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते जाते हैं, अपनी नेशनल सोवरेनिटी के ऊपर हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। एग्जैक्टली, हमें ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से क्यों ये बार बार कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ को कंप्रोमाइज़ करें, फ़लाँ विजिट होगा, ये होगा, वो होगा, क्योंकि जब आप लोन्स में होते हैं तो फिर आपको कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहना होता है। यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि आपको कंप्रोमाइजिंग, चूँकि आप एक स्टेट हैं, स्टेट अगर कंप्रोमाइज़ कर ले अपनी सोवरेनिटी के ऊपर तो स्टेट फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी स्टेट का ऑर्डर नहीं चल सकता, स्टेट अपनी रेट को तस्लीम नहीं करवा सकती अगर स्टेट इतनी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में चली जाए। तो दूसरा आपको मिल क्या रहा है? दूसरा आपको ये मिल रहा है कि इजराइल बीइंग द अलाई ऑफ द इंडिया, आपके हिस्टोरिकल एनिमी का अलाई, जिससे आपने जिसकी ऑपरेशन के फियर से और जिसके हेट्रेड और हिंदुत्ववाद से आपने बचने के लिए अपना एक मुल्क बनाया, अपनी एक स्टेट बनाई, जिसके साथ आपकी कई वॉर्स हो चुकी हैं अब तक, और जिसका जो आज तक बलूचिस्तान में इश्यूज़ कर रहा है, जो आपके खैबर पख्तूनख्वा में इश्यूज़ कर रहा है, जो आपके सिंध के अंदर इश्यूज़ कर रहा है, जो यहाँ पे कई मूवमेंट्स, ऐसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को लीड कर रहा है, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय, उसको रिकग्नाइज करने की बात कर रहे हैं आप। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपरली चेकमेट होना है, और ये समझते हुए कि हम शायद कोई विन विन सिचुएशन में आ रहे हैं। तो इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन, इट्स रादर अ डिफीट, जिसको अगर आप खुद करना चाहेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन ऑनर फॉर अस कि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जिसके बानी ने अल्लामा इकबाल हों या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, इन लोगों ने हमेशा हर मैटर के ऊपर फ़लस्तीन का केस रखा है, क्योंकि फ़लस्तीन का केस पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है, हमारे फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स और गोल्स के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करता है। इसी वजह से UN स्पेशल कमेटी ऑन पैलेस्टाइन ने जब 1947-48 के अंदर एक अपनी पूरी वर्किंग के बाद एक रेजोल्यूशन दी कि हमें इस तरह एक दो मुल्क बनाने चाहिए, जिनके नतीजे में इजराइल बना भी, तो उस वक्त के पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ने इसके ऊपर अच्छी खासी वर्किंग की और उनको ये बताया कि ये इट्स नॉट अ सोल्यूशन, रादर वी नीड अ फेडरेशन, वी नीड अ पैलेस्टीनियन फेडरेशन, फेडरल स्टेट, जिसके नतीजे में ही कुछ ना कुछ चीज़ें हल होंगी। और यानी पाकिस्तान का वो स्टांस जो 1947 की उस UN एस्कॉप के ऊपर था, वही आज भी स्टांस है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात है पाकिस्तान के हवाले से। और देन वी हैव अ पासपोर्ट, वी हैव अ ग्रीन पासपोर्ट, जिसके ऊपर आप इजराइल नहीं कम से कम जा सकते। सिर्फ इजराइल नहीं जा सकते, बाकी आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन एक इजरायली अखबार के मुताबिक रिसेंटली पाकिस्तान का एक वफ्द इजराइल गया है। अब ये नहीं पता कि उनके क्या वो मोटो क्या था, वो किस वजह से गए हैं, लेकिन गया है, ये कहा जा रहा है। इजराइल के एक अखबार और क्रेडिबल खबर है। क्या मोटो हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है, क्यों गए होंगे, या क्या कोई एक्सेप्टेंस या रिकग्निशन का कोई सीन चल रहा है इनके पास? असल में होता है ऐसे कि हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए लॉबिंग करता है, हर कंट्री करता है, यानी वो अपने बारे में इंप्रेशन सुनना चाहते हैं वहाँ के अवाम से, उन्हें बताना चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं, हम ऐसे हैं, हमने आपके लिए ये किया है, आपके पास इन्फॉर्मेशन या आपके पास स्टेटिस्टिक्स पूरे नहीं है। इजराइल भी यही कोशिश कर रहा है, और इजराइल की इस कोशिश में जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं, यानी अभी कुछ अर्सा पहले एक सहाफ़ी जिनका वॉइस ऑफ अमेरिका से ताल्लुक़ था, मुबश्शिर ज़ैदी साहब, वो गए इजराइल
अब वैसे तो आजकल वो यूएस बेस्ड है, लेकिन है पाकिस्तानी सहाफ़ी। इसी तरह पाकिस्तान के कई सहाफ़ियों का भी रिसेंटली जिस खबर का आपने तस्करा किया, कुछ 10 के करीब सहाफ़ियों का वहाँ विज़िट हुआ, उनको बताया गया कि इसराइल के क्या कल्चर है, इसराइल किस तरह से देखता है, यहाँ पे रिलीजियस हार्मनी क्या है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करने के लिए हैं, टेक्नोलॉजी में हम कितना बड़ा माइट है। ये सारी चीज़ें कन्विंसिंग होती हैं ताकि आप एक डिस्कोर्स ऐसा डेवलप कर सकें जिस डिस्कोर्स के नतीजे में अगले को ऑफरिंग्स का पता चल सके। क्योंकि जब आप टेबल पे आएंगे रिकग्निशन की टेबल पे, तो आपको पता हो कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगेन आपको अगर ये रियलाइज हो कि हिस्टोरिकली और नॉट जस्ट हिस्टोरिकली, रादर इन द वेरी राइट मोमेंट आपको पता है कि आपके खिलाफ जॉइंटली आपके नेबरिंग कंट्री में विद द सपोर्ट ऑफ इसराइल कौन कौन से एक्शंस हो रहे हैं। तो कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स, कंसिडरिंग द सिनेरियो दैट यू आर फेसिंग इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दोज अलाइंसेस, तो आपको ये समझ आएगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो ये मज़ीद आपको सबोताज करने के लिए है, ताकि आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में ना बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, वही एक्सेप्ट, और ये हमें बहुत ज़्यादा वीक करती है। लेकिन हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, दैट्स अ टॉपिक अबाउट पैलेस्टाइन। हमारी पूरी अवाम, हमारी पूरी लीडरशिप, यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लेकर एक आम इंसान तक, हर बंदा इस बात के ऊपर एग्री करता है कि इसराइल एक जालिम स्टेट है, एक एक ऑक्यूपेशनल स्टेट है, जबकि उसने ऑक्यूपाइड किया हुआ एक फ़लस्तीनी स्टेट को, और फ़लस्तीनी स्टेट की लिबरेशन और फ्रीडम के लिए हक में हमें बात करनी है। तो एक मेजॉरिटी, यानी एक पॉइंट के ऊपर अगर अवाम खड़ी हो तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी, एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और यूनिटी और फेथ का जो हम फ़लसफ़ा कायद-ए-आज़म से सुनते सुनते बड़े हुए हैं, और हमने अपनी स्टेट को 75-77 साल गुजार लिए हैं, तो अगर हमारे पास अगर यूनिटी का एक चांस आ रहा है, उसको भी अगर आप कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, तो इट्स गुड टू गो टुवर्ड्स द लॉबी ऑफ इसराइल। लेकिन उस लॉबी की तरफ जाने से अल्टीमेटली आप पाकिस्तान को, जिस तरह पहले पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है मुख्तलिफ इशूज़ में, वो मज़ीद ब्लीड करेगा। तो इन कंट्रोवर्सीज़ को नहीं उजागर करना चाहिए, हमें खुद समझना चाहिए कि जहाँ पर ये लॉबी एक्टिवेट हो रही है तो उससे हमारे नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से नुकसान होगा, और हमें उस साइड पे ऑब्वियसली नहीं खड़ा होना चाहिए जो पाकिस्तान को नुकसान हो। लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस कि वो हेल्प कर सके ऑक्यूपाइड नेशंस की, उस तरह से, जिस तरह से करनी चाहिए, जिस तरह से हम सपोर्ट करने की बात करते हैं। हमारे इंटरनल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं। रिसेंटली बलूचिस्तान का केस, ट्रेन हाईजैक का केस देखा, इससे पहले भी बहुत से इश्यूज हो चुके हैं। तो क्या हमें पहले अपने इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, या उसके बाद हम बाहर की तरफ देखें, या इसको किस तरह से लेकर चलना चाहिए? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि हम फॉरेन मिनिस्ट्री का अपना ऑफिस बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे इंटरनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। इंटरनल इश्यूज़ आपके हैं तो इंटरनल इश्यूज़ हैं, आप उनके और सॉल्यूशंस निकालते हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स। आप अपना वो पूरा डिपार्टमेंट नहीं बंद करते, लाइक आप दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। असल में हमने ना अपने आप को पाकिस्तान या किसी भी स्टेट को हम समझने लग जाते हैं कि जैसे हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें 4 लोग हैं और 4 लोगों का दलिया पूरा नहीं हो रहा, तो लिहाजा उन्हें और कुछ नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ दाल दलिए की फ़िक्र करनी चाहिए। हमें अपनी स्टेट की डेफिनेशन को रिवाइज़ करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हर मुल्क में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। अब देखें ना, हम यूएस की अगर बात करें तो यूएस में इस वक्त क्या चल रहा है? यूएस में इस वक्त इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि यूएस में फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ हम फ़लस्तीन इशू के ऊपर अगर हम देखें तो यूएस में फ़लस्तीनियंस के जो सपोर्टर्स हैं, ज्यूज़ हों या आम लोग हों, कोई भी, वो मुसलसल रिलीज़ कर रहे हैं। क्या यूएस ने अपनी पॉलिसी रिगार्डिंग इसराइल क्या उसको चेंज किया है? No. बिल्कुल नहीं चेंज किया। यूएस क्यों चेंज करे? यूएस को नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, तो अवाम और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं। वो तो ईरान लोगों को डिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली, ईरान का आप इशू देखें, ईरान का इशू देखें तो ईरान इंटरनली कितना कमज़ोर है। अभी रिसेंटली बात आ रही है कि उनके खिलाफ जो कुछ अर्सा पहले एक फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, देन फिर उनके यहाँ एक पॉलिटिकल जो अपराइजिंग हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं। लेकिन साथ साथ दे हैव टू कम्बैट, they have to confront against those who are sabotaging their national interest and their national sovereignty। तो ये बिल्कुल इस तरह की चीज़ है। हम लोग असल में ये करते हैं कि अपने बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस ना, और जो एक इंडिविजुअल पैसिमिज्म होता है उसको स्टेट पैसिमिज्म बनाने की कोशिश करते हैं। स्टेट पैसिमिज्म में स्टेट ग्रो नहीं कर सकती, स्टेट को अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होती हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं फ़लस्तीन को, और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और वो स्टेट्स मजबूत हैं। हमारे पास आयरलैंड मौजूद है, हमारे पास स्पेन मौजूद है। दे आर राइट इन द सेंटर ऑफ द यूरोप, दे आर द यूरोपियन कंट्रीज, द सेम यूरोप जो कि इसराइल को सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन द सेम यूरोप जहाँ पे ये लोग को एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। दुनिया असल में को एग्जिस्टेंस के ऊपर चल रही होती है। हम हर मसले के बावजूद
स्माइल करते हुए बाकी मसाइल पे बात करते हैं ताकि हम अपना मसला भी हल करवा सकें। हमारा कश्मीर वाला इशू जो है वो कुछ अरसे से वीक है। असल में हम जब एक चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो दूसरी चीज़ की बात हम गैर इरादी तौर पर भी अगले तक पहुंचा रहे होते हैं। तो स्टेट्स वर्क्स लाइक दिस इन माय अंडरस्टैंडिंग। वही इसराइल को अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो हमारा कश्मीर का इशू भी बहुत उसको नुकसान पहुंचेगा। हम कश्मीर के लिए भी उस तरह से स्टैंडिंग ले सकते हैं, ऑब्वियसली अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें बहुत सी चीज़ों से बचे हुए हैं हम इस वजह से। इसराइल पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारी न्यूक्लियर पावर को किस तरह से प्रोग्राम को देखता है और क्या कोई थ्रेट्स हो सकते हैं इस हवाले से। जैसे अपने IMF के बारे में बात की तो हमें कंडीशंस दी जाती हैं कि आपने इस चीज़ के ऊपर कंडीशन लगा दी कि आपने ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप हमारे ये वाले राइट्स हमें दे दीजिए। तो इसराइल किस तरह से देखता है, अगर उसकी तरफ से कोई थ्रेट आ सकता है पाकिस्तान को इस हवाले से? अच्छा, इसराइल ने मुख्तलिफ दौरानियों में मुख्तलिफ बातें की हैं। यानी सिर्फ अगर हम 4 सालों की बात करें, 4 इवेंट्स की, तो 2008 में, 2010, 2012, 2014, 2016, इन सारे अरसों में इसराइल के जो उस वक्त के वज़राए आज़म थे, यानी एहूद बराक ने, शमोन परेज़ ने, उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने, इन मुख्तलिफ लोगों ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बात की है। और उसमें एहूद बराक तो ये कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट ईरान नहीं है। अगर इसराइल को समझें तो इसराइल सबसे बड़ा थ्रेट जिस चीज़ को डिक्लेयर करता है, यानी नेतन्याहू जिसको डिक्लेयर करते हैं, इसराइल कार्ड्स जिसको डिक्लेयर करते हैं, या योव गैलेंट जिसको डिक्लेयर करते हैं, या बेंजामिन गार्ड्स जिसको डिक्लेयर करते हैं, वो ईरान है। वो ईरान के बारे में ये कहते हैं। उस वक्त के वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त के सदर साहब जो थे उनके साथ, वो भी ये कहते थे, और बाद वाले सदर साहब भी ये कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट ईरान नहीं है। ईरान इसलिए थ्रेट है क्योंकि दे आर स्ट्राइविंग टू हैव अ न्यूक्लियर प्रोग्राम। हमारे लिए एक और थ्रेट है जो उससे भी बड़ा है, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, हु आर ऑलरेडी अ न्यूक्लियर पावर। तो उन्होंने कहा कि लाइक वाइज दे आर एक्सट्रीमिस्ट, यानी आप पूरे मुल्क को टैग कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर। वो मुल्क जिसके लोगों ने सेक्रीफाइसेस करके अपने लिए आज़ादी हासिल की है, वो मुल्क जो हर तरह के ऑपरेशन के खिलाफ बात करता है, बी इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो उसके लिए खड़ा होता है। उस मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप इसलिए थ्रेट कर रहे हैं क्योंकि आप उस मुल्क को टैग कर रहे हैं एक्सट्रीमिज़म के साथ। वो मुल्क जिसको आपने खुद वीकन किया है, वो मुल्क जिसमें मुख्तलिफ लॉबीज़ के ज़रिए आपने सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को हवा दी हुई है, वो मुल्क जिसमें टेररिज्म स्पॉन्सर करके आप लोग करवा रहे हैं, उस मुल्क को आप एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं और आप कह रहे हैं उनसे न्यूक्लियर प्रोग्राम संभलेगा नहीं। यानी ये तो वही बात होगी कि हम छोटे बच्चे हैं और हमारे पास 10 रुपये का नोट है, वो हमसे गुम जाएगा, लिहाजा हमारी अम्मी हमसे 10 रुपये का नोट लेकर रख लें और वो संभाल लें हमारे लिए ना, और ईदी पे खर्च कर लें। तो ऐसा नहीं है। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को जिस तरह से देखा जाना, हमें ये बात वाज़े करता है कि इज़राइल के हमारे हवाले से क्या ख़यालात हैं। अच्छा, ये ख़यालात इस वजह से हैं क्योंकि इज़राइल को ये अंदाज़ा है कि अगर कोई कंट्री उनको इस पूरे रीजन में अगर टक्कर दे सकती है या टक्कर दे रही है हिस्टोरिकली, तो वो पाकिस्तान है। बहुत सारे लेवल पे देखें आप, 250 मिलियन है हम। 250 मिलियन होना मजाक नहीं होता। 250 मिलियन बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी वर्क फोर्स है हम। हमारी ख़वातीन, हमारे मर्द हजरात, हमारे हर तरह के लोग हर जगह पर पेनिट्रेट कर रहे हैं और हर जगह पर जाकर पहुंच रहे हैं, अपनी चीज़ों को रीच आउट कर रहे हैं। और एक बीइंग अ कंट्री, और दूसरा एक जो टक्कर की एक और वजह आती है कि हम आइडियोलॉजिकल स्टेट है। हम इस्लाम के लिए आज़ाद हुए थे, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस वक्त इस्लाम की बातें की थी। इसी तरह ये जो ज़ायनिस्ट स्टेट बनाई, उसने भी एक ज़ायनिस्ट का एक तड़का लगाया रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बीच में लाके। एग्जैक्टली। तो उन्होंने जो पूरा रिलीजियस, देखें वो कहते हैं कि वी आर सेक्युलर, लेकिन सेक्युलर होते हुए उन्होंने एक रिलीजियस कार्ड खेला और उस रिलीजियस कार्ड के बेस पे पूरी स्टेट बनाई। तो अब दो इस तरह की स्टेट्स का आपस में टक्कर होगी और वो उस टक्कर के लिए ज़ाहिर है वो किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यही वजह है कि उन्होंने हमारा जो नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ हमारे क्लैशेस रहते हैं, उनके ज़रिए हमें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, जिनमें कई ऐसी चीज़ें। फॉर एग्जांपल बराक 8, उनका इंडिया को जो बनाया गया एक उनका मिसाइल का डिफेंस सिस्टम है। इसी तरह हेरोन और शरक्स के नाम से उनके मुख्तलिफ जो ड्रोन्स इज़राइल ने इंडिया को दिए हैं। फिर उनका जो साइबर सिक्योरिटी का एक जॉइंट सिस्टम है जो पाकिस्तान में साइबर अटैक्स वगैरह करने के लिए बनाया गया है। लाइकवाइज उनकी जो जॉइंट मिलिट्री फोर्सेस हैं जो मुख्तलिफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह कर रही हैं, जिनको टू आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है। मतलब ये शो किया जाता है कि वी हैव ये दोनों उभरती हुई टेक माइट हैं इस दुनिया की। फिर इसी तरह इस गज़ा वॉर में
एक बड़ी तादाद में इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो जाके वहाँ पर इजराइल में Support गज़ा के अंदर लड़ते रहे हैं। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि ना सिर्फ वो वहाँ बैठे आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, वो यहाँ बैठे भी आपको अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लाइकवाइज अगर मैं हिस्टोरिकली आपको एक और चीज़ बताऊँ तो 1988 में पाकिस्तान फाउंड कि किस वक्त, चूँकि उस वक्त अभी हमारी सारी चीज़ें बन रही थी, तो पाकिस्तान फाउंड अबाउट अ प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कहूटा में अटैक करने के लिए बनाया गया था, और जिसको उस वक्त के हमारे पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने और उनके आर्मी ने और उनके आईएसआई वगैरह ने जिस तरह से उनको रिस्ट्रिक्ट किया, डेटरेंस से क्रिएट की, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इसराइल के लिए। दैट्स वाई वी आर अ प्रॉब्लम फॉर देम एंड येस दैट्स वाई दे आर अ प्रॉब्लम फॉर अस। बीइंग अ न्यूक्लियर पावर वी आर अ प्रॉब्लम फॉर देम। ये वही बात आपने की, जैसे इंडिया और इसराइल की जो यूनियन है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकती है। ऑब्वियसली अब वो इतने दूर हमसे नहीं है, वो हमारे नेबरिंग कंट्री में आके भी हमारे जो इंटरनल इश्यूज़ को बढ़ा सकते हैं और हमें पाकिस्तान को और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। इस हवाले से इस वक्त पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से हम अक्सर बयानात सुन रहे होते हैं, क्या हमारी कुछ चेंजेस आ रही हैं हमारी पॉलिसीज़ के अंदर के, क्या हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें या क्या हमें करना चाहिए इस हवाले से? अच्छा देखिए, जब एक स्टेट काम कर रही होती है ना तो वो डोनेशन वाली कंपनीज़ की तरह, ऑर्गेनाइजेशंस की तरह काम नहीं कर रही होती, वो इंडिविजुअल्स की तरह काम नहीं कर रही होती। स्टेट अगर कुछ करना चाहे तो स्टेट को सबसे पहले इस वक्त ज़रूरत है कि उसके यहाँ मौजूद पोलराइजेशन ख़त्म हो, उसके लोग उसके अवाम किसी एक चीज़ के ऊपर इकट्ठे हों और वो खड़े हों एक चीज़ के ऊपर। इसमें बहुत अहम चीज़ें हैं। पाकिस्तानी स्टेट ने अवामी बयानिया बनाने के लिए, नेशनल डिस्कोर्स बनाने के लिए एक रिसेंटली एक एपीसी बुलाई, जिसको नेशनल एपीसी कहा जाता है, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास की और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी। फिर हमने अगर डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर देखें तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने मुख्तलिफ़ महाज़ों पर जाकर मुख्तलिफ़ जगहों पर लॉबिंग के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें की हैं। और अभी OIC की एक्टिवेशन अगर हम देखें इस पूरे इशू के ऊपर, अरब लीग की एक्टिवेशन देखें, और अभी फ्रांस और सऊदी अरेबिया का जो एक इजलास होने जा रहा है ये अभी रीसेंट अटैक्स के बाद, तो अगर हम ये सारी की सारी चीज़ें देखें तो पाकिस्तान इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। लेकिन ऑब्वियसली द पेस इज़ स्लो बिकॉज वहाँ पर जहन्नुम बना दी गई है एक, वहाँ पर एक नस्ल कुशी हो रही है, और नस्ल कुशी होते हुए जो चीज़ें अगर उनकी पेस स्लो हो तो वो पेस स्लो हमें खटकती है कि ये पेस इस वक्त स्लो नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पेस इस वजह से स्लो होती है क्योंकि यू आर नॉट दैट कैपेबल एंड यू आर नॉट दैट कैपेबल बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स, बिकॉज ऑफ सो मैनी इंटरनल रीजन्स। फिर लाइकवाइज हम जो बात करते हैं बॉयकॉट वगैरह की, वो इसीलिए करते हैं कि यू डोंट हैव योर ओन प्रोडक्ट्स, Exactly. you are either being McDonaldized और KFCized, या फिर इस तरह से आपको मुकम्मल तौर पे घेरा हुआ है, या Every फिर product we use, even जब बायकॉट की बात हो रही थी तो मैं अपने प्रोडक्ट्स लेके बैठी थी और मैं सोच रही थी कि शैम्पू से लेकर हर चीज़ तक हम किस किस तरह से किस किस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। देखिए हम Exactly. कितने उनके ऊपर इस वक्त डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की या इस तरह की बहुत सारे अपने अपने स्टार्टअप्स बनाने की बातें होती हैं, वो या फिर हमारे पाकिस्तान ने जो अपना नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, ये सारी चीज़ें इसीलिए ज़रूरी हैं कि यार अपनी प्रोडक्ट, अपनी चीज़ें बनाओ, अपनी चीज़ें बढ़ाओ, ताकि आप अपना एक्सपोर्ट रेट बढ़ा सको, Exactly. ताकि आपके पास अपनी चीज़ें हो। यार आपके पास अपने पानी वाली बोतल आपको डिसानी या फिर नेस्ले की बोतल के अलावा आपको कोई दूसरा तीसरा नाम नहीं आता। अब लेकिन बॉयकॉट हुआ तो आपको पता लगा कि देयर आर सो मैनी ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि उनकी सप्लाई इसी वजह से बढ़ेगी जब उनकी डिमांड होगी, तो उनकी डिमांड बढ़नी शुरू हुई। इसकी वजह से हमें पता लगता है कि पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। अच्छा हमें इस बात को रहने देते हैं कि हमें चूँकि कोई कैलकुलेशन उस तरह से नहीं यहाँ पर रिसर्च वगैरह करवाई जाती कि हमें नहीं अंदाज़ा कि इससे क्या फ़ायदा होता है। हम मिसाल लेते हैं तुर्की की। तुर्की के स्टेट बैंक के मुताबिक उन्हें कई $million का फ़ायदा हुआ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट 6 million और 6 billion का अपने रिजर्व्स में, ये KFC और इस तरह के ब्रांड्स के बॉयकॉट की वजह से। और उनके कई एंटरप्रेन्योर्स को, कई बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका मिला। यानी देखें ना, एक तरफ एक इंटरनेशनल पूरी आपके ख़िलाफ़, जिन्होंने इन द एंड, अच्छा होता क्या है कि कुछ भी, कोई बिजनेस भी आपके ख़िलाफ़ बनाया नहीं जाता, उसकी अपनी कोई कैंपेन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली if the opponent has the money, they have to fund to their side. They have the right. Exactly, they have the right to spend the money. So if I have the money, I have the right to spend the money. So ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, पाकिस्तान की आवाम बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। और obviously
फ़लस्तीनी हमारी तरफ देखते हैं। फ़लस्तीनी अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यासिर अरफ़ात को बेनज़ीर जो हैं वो अंकल कहा करती थी, हमारी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थी, और वो उनको अपनी बेटी कहा करते थे। यासिर अरफ़ात की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ, फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के साथ, इन सारी लीडरशिप के साथ फ़लस्तीनियों की हमेशा दोस्ती रही है, हमेशा याराना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें हिस्टोरिकली की हैं, पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान कर रहा है। हमें बस ज़रूरत ये है कि वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे स्ट्रॉन्ग होने से हमारे कॉज़ को, हमारे कॉज़ ऑफ कश्मीर को, हमारे कॉज़ ऑफ बीइंग द वॉइस फॉर द ऑप्रेस्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इन बहुत सारी चीज़ों को और हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट वगैरह को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह फिर थ्रेट्स में नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास अलाइज़ की तादाद बढ़ जाती है। अगर आप अलाइज़ को अपने वीक करते रहते हैं, यानी अगर आपके अलाइज़ वीक रहेंगे तो अल्टीमेटली आपके एनिमीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, तो वो फिर आपकी चीज़ों को हार्म करते रहेंगे और डैमेज करते रहेंगे। वी आर डिपेंडेंट ऑन IMF, लोन्स, फंड्स, जिसकी सपोर्ट से एक डिबेट चल रही होती है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी डिपेंडेंट है, अमेरिका पर डिपेंडेंट है, हम अपनी आवाज़ उस तरह से नहीं उठा सकते। हम बहुत सारी जो सैंक्शंस लग सकती हैं, लगाई जा सकती हैं, अगर हम अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे या उनके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। वही आपकी बात कि इकोनॉमिकली अगर हम स्ट्रॉन्ग हो, हमारे इंटरनल इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, तो ही हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना जो स्टांस है वो लोगों के सामने रख सकते हैं। मेरे ख्याल से तभी उसको ज़्यादा क्रेडिबल माना जाएगा। जवेरी, लेकिन इसमें एक ये चीज़ है कि वी कैन नॉट वेट टू बिकम स्ट्रॉन्ग, ओके, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। अगर हम वेट करेंगे कि हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो स्ट्रॉन्ग तो स्टेट्स ऐसे नहीं होती। स्ट्रॉन्ग तो 77 साल में हम मुश्किल दौर से गुजरते गुजरते फैसला कुन दौर तक पहुँचे हैं, तो हमें तो बहुत टाइम लगेगा। स्टेट्स को ज़ाहिर है ऑब्वियसली टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ों को सेटल होने में टाइम लगता है, क्योंकि जिन्होंने आपको कमज़ोर करना होता है वो भी अपनी पूरी एफर्ट एक्सर्ट कर रहे होते हैं, अपना पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। सो बस आपको साथ साथ अपनी चीज़ों को लेके चलना होता है, आपके साथ साथ बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं। देखें, पाकिस्तान में ट्रेन का इशू हुआ तो क्या उस दिन जो है वो जो हमारा डाक का महकमा था, पाकिस्तान पोस्ट, क्या उसने छुट्टी का ऐलान कर दिया कि नहीं अब तो वहाँ पर इशू है तो वहाँ पे कोई डाक नहीं जाएगी, वहाँ पे कोई जहाज़ वगैरह लैंड नहीं करेगा, हर चीज़ हम ख़त्म कर देंगे? ऐसा नहीं होता। चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं और हमें अपनी चीज़ों को जितना बेहतर और जितना हम अच्छा पिच कर सकेंगे इंटरनेशनली, उतना ज़्यादा फ़लस्तीनियों को और हमें खुद सपोर्ट मिलेगा, फ़ायदा होगा। आपकी बहुत अच्छी बात वही, मुझे हंसी भी आई इस बात पे कि आप क्या कह रही हैं कि इसका मतलब ये है कि अपना फॉरेन ऑफिस बंद कर दें और अपने इंटरनल इशूज़ को देखना शुरू कर दें। चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं और मुझे लगता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश है वो जारी रहनी चाहिए, आपकी बात जैसे आपने की, और साथ साथ हमें अपनी सपोर्ट भी जारी रखनी है। अगर स्टेट को छोड़ के अगर हम पाकिस्तानीज़ की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करें, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन के इशू को, किस तरह से हम फ़लस्तीन को सपोर्ट कर सकते हैं? या फिर जैसे बाइकआउट एक हमारे पास एक तरीका है सपोर्ट करने का, इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल रही होती हैं, तो ये इफ़ेक्टिव है? ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि हमें बस समझ इस वजह से नहीं आ पाती क्योंकि हमें हमारे सामने कन्वर्जन रेट कुछ नहीं हो पा रहा होता। देखिए, महमूद खलील को यूएस में उनके पास ग्रीन कार्ड होते हुए भी उनको डिपोर्ट किया गया। पाकिस्तान में कोई एक ऐसा केस नहीं है, लेकिन आप वॉइस नहीं रेज़ कर रहे इन फ्रंट ऑफ द एम्बेसीज, इन फ्रंट ऑफ दोज प्लेसेस के जहाँ पर आपको वॉइस रेज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि शायद इससे कुछ फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा। देखें, कोई भी बात करने से पहले ना, कोई भी स्टेप लेने से पहले सबसे बेसिक स्टेप होता है अवेयरनेस का। अगर आपके पास अवेयरनेस हो, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग द इशू, रादर इसी तरह हमें ये भी नहीं पता कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, तो हम लोग इसलिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वीक स्टांस ले रहे होते हैं या हम लोग कोई स्टांस नहीं ले रहे होते। सो आइदर द वीक स्टांस और द नो स्टांस पॉलिसी। एग्जैक्टली। तो हम बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, यानी 250 मिलियन अगर ये सवाल करें कि आइदर वी आर मीनिंगफुल और नॉट, सो यू आर द लेसर ह्यूमंस, वी आर नॉट द लेसर ह्यूमंस। हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे पास तालीम का एक जेवर है, हमारे पास मुख्तलिफ शोबे हैं। यानी अगर हम सोशोलॉजी की बात करें, वो कैसे इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है, हम अगर टेक की बात करें, हम अगर साइबर सिक्योरिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बात करें, हम साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स की बात करें, तो हर फील्ड में, फिर इसी तरह जो बॉयकॉट की कैंपेन की मैंने बात की, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर अस। हमने ये डिसाइड करना है कि मंथली राशन आपने मैंने कितने का लेना है। हमने अगर 20,000 रुपये स्पेंड करने हैं तो 20,000 रुपये किन पाकिस्तानी कंपनीज़ को देने,
ताकि पाकिस्तानी स्टार्टअप्स सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और उनको सपोर्ट जाए और दूसरी तरफ सपोर्ट ना जाए। इसी तरह से मैंने और आपने डिसाइड करना है कि आज मैं चीज़ें जा रहा हूँ, या मैं आज रेंचर्स जा रहा हूँ, या मैं KFC जाऊँगा, मैकडोनल्ड्स जाऊँगा, मैंने कोक पीनी है, मैंने सूफी कोला पीनी है, मैंने कौन सी बोतल पीनी है, ये मेरा पैसा, मेरी चॉइस है। और कौन सा फूड आउटलेट चूज करना है, एग्जैक्टली मैंने कौन सा क्लोथिंग आउटलेट चूज करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास है। असल में हम पाकिस्तानियों को एक जो चीज़ मजीद सीखने की ज़रूरत है, हमें ना ये हमेशा बताया गया कि डू मोर, और हम कहते हैं यस सर वी विल डू मोर। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे सामने इस वक्त चंद लोगों ने, जिनकी बहुत ही कम तादाद है, उन लोगों ने 17 माह से रेजिस्टेंस किए, सेक्रीफाइस किए, एंड दे सेड नो मोर। सो नो कहना सीखना चाहिए। तो हम जब नो कहना हमें सीखना आ जाएगा तो हम अपने आप को बतौर फ़ख्रिया बता सकेंगे। यानी हम बताएं ना कि यार वी आर द नेशन ऑफ 250 मिलियन हु आर स्ट्रगलिंग टू बिकम a very good country, a very good contributor to the peace, to the peace in the region and to the peace in the greater world। तो हम जिसके लिए इतने अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ स्ट्रगल, वी हैव अ स्ट्रगलिंग हिस्ट्री, कि जब हम लोगों ने हमें तो ये पता है, हम तो वो नेशन है जिसे ये पता है कि फ्री विल की अहमियत क्या है। हम तो वो नेशन है जिसे पता है कि यार 1 अरब 1.5 अरब मुसलमानों की और जो क्रिश्चियंस हैं उनके राइट्स, यानी रिलीजियस राइट्स क्या होते हैं, हिस्ट्री में एग्जैक्टली हमें तो वो ये पता है कि अगर आपको इन्फीरियर कोई करके देखे, कोई आपको शूदर समझे, तो शूदर समझना किसी और इंसान को गलत है। हम क्लास सिस्टम के अगेंस्ट जाके हमने एक स्टेट ली थी, तो एग्जैक्टली रंग नस्ल हर चीज़ को हम लोगों ने साइड पे रखा था। तो हम तो लिबरल ऑर्डर के अंदर इस पूरी दुनिया में फिट आते हैं। तो हम वो जो फिट लोग हैं, इन्हें बस ये ज़रूरत है कि ये लोग अपने ऊपर एक तो कुछ शेमिंग अपनी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर एक एतमाद का इजहार करें, आगे बढ़ें। आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू द अवेयरनेस कैंपेन्स, थ्रू कंडक्टिंग सो मेनी इवेंट्स। आप बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए आप अपने आप को ये रिकग्नाइज़ करवा सकते हैं कि इससे आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का ओवरऑल कॉज ये बना हुआ है कि यार आपने ओप्रेस्ड नेशंस को सपोर्ट करना है। सो अगर आप उस पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए उन ओप्रेस्ड लोगों के बारे में बात करेंगे, तो आप अपने बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में भी अल्टीमेटली बात करने लग जाएंगे। तो आपको बस ये पहचान हो जाएगी, जो इस वक्त हमें नहीं है, कि यार ऑप्रेसर कौन है। यानी हम ये जो जितनी बातें करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन वगैरह वगैरह की, ये इसी वजह से हम कर रहे होते हैं क्योंकि वी डोंट रियलाइज कि यार ये जो जालिम है, ये जो जाबिर है, इसको जालिम या जाबिर कहना है या नहीं कहना, एक्चुअल इशू का पता ही नहीं है। एग्जैक्टली ये पता है कि जो देख रहे हैं क्या चल रहा है बस। 100%। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज एज अ नेशन वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ। 2 स्टेट्स की आपने बात की, इज इट अ सोल्यूशन, कैन इट बी अ सोल्यूशन, और अगर नहीं है सोल्यूशन तो क्यों नहीं है? देखिए 1948 में अगर हम शुरू से देख लें तो 1948 में UN ने कहा कि 2 स्टेट्स होंगी, एक फ़लस्तीन और इज़राइल। वेयर इज़ फ़लस्तीन? देयर इज़ नो फ़लस्तीन। अच्छा, UN ने उस वक्त एक हिस्सा आइडेंटिफाई कर दिया कि ऑलमोस्ट आपको इतना हिस्सा मिलेगा, उतना हिस्सा मिलेगा। आज कितने हिस्से के ऊपर फ़लस्तीन है, तो फ़लस्तीन सिर्फ 18% के ऊपर या 16% के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें से 1% है गज़ा, जहाँ प्रॉब्लम चल रही है, और बाकी वेस्ट बैंक है। अब ये दोनों जो लैंड्स हैं, ये नॉन कंटीजियस लैंड्स हैं। अच्छा, इनके बारे में अगर हम मज़ीद देखें तो इज़राइल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि यरूशलेम जो है वो उसका कैपिटल होगा। एक पूरी नेशन उन्होंने ग्रो की है इस बिलीफ के ऊपर कि आपके रिलीजियस राइट्स ये कहते हैं कि आपके पास अपनी एक स्टेट होनी चाहिए जिसमें ये सारी मजहबी चीज़ें, ये सब कुछ होना चाहिए। आप रेड काउस को लेके आएंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगे। तो उस एक पूरी स्टेट के अज़ाइम को देखते हुए जब आप 2 स्टेट की बात करते हैं, यानी ये ऐसी बात होगी कि इंडिया और पाकिस्तान बन रहा हो और पाकिस्तानी कहें कि नहीं यार वी विल को एग्जिस्ट और हम वो करेंगे। अच्छा ठीक है, हमने वैसे हम एक 2 स्टेट्स हैं ना, हम एक बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। क्या आज तक इंडिया ने पाकिस्तान को थ्रेट समझना ख़त्म किया है? क्या हमने उसे थ्रेट समझना ख़त्म किया है? हमने हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा वॉर्स किए हैं उनके साथ। हमारे आज भी जो बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट के इशूज़ चल रहे हैं, हमारे यहाँ जो टेररिज्म चल रही है, वो कहाँ से फ़ंड हो रही है? हमारे यहाँ TTP को, ख़वारिज वगैरह को कहाँ से फ़ंड किया जा रहा है? उन लोगों को यहाँ पुलवामा जैसे अटैक्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कुलभूषण यादव यहाँ पे क्या करने आते हैं? तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जब इस तरह का मामला हो, क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो कि पोलिश नेशन है, पोलिश नेशनल हैं, फॉर एग्जांपल उनके जो नेतन्याहू हैं वो भी पोलिश नेशनल हैं। तो पोलिश नेशनल साहब जो हैं वो आके एक जगह पे रह रहे हैं, अब वो वहाँ पे अपनी एक स्टेट बनाना चाहते हैं, तो क्या वो कंप्रोमाइज़ करेंगे कि यहाँ पे एक दूसरी स्टेट हो? दे कैन नॉट कंप्रोमाइज़, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें सेफ गार्ड नहीं होंगी। तो वो जो पोलिश लोग, वो जो नीदरलैंड के लोग, वो जो मिडिल ईस्ट के लोग, वो जो मुख्तलिफ और जगहों के आए हुए ऑस्ट्रेलिया, US वगैरह वगैरह के लोग अब यहाँ पर आकर रह रहे हैं, वो तो इस चीज़ के ऊपर कभी आ ही नहीं सकते। इसी वजह से हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ये बात इस वजह से हम लोग करते हैं क्योंकि वी बिलीव कि वी आर वीक। So being the weak, we should ask
इसराइल के प्लीज हाँ। कम ऑन दिस कि और कोई ये solution टू निकाल स्टेट लो। के ऊपर बात कर लो, हम इस पर राजी हैं। आप उनका तो स्टांस सुन लें, वो ये कहते हैं कि देयर इज नो पैलेस्टीनियन स्टेट हाँ। टिल नाउ। उनका ये ख्याल है, उनके नेशनल इंटरेस्ट में ये बात नहीं है कि देयर शुड बी एनी स्टेट। इवन जब ये मूवमेंट शुरू हुई थी तब उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इस जगह को जोड़ा जाता था कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और शायद हमसे वादा किया गया है कि ये जगह आपकी ही होगी। उसी को लेने के लिए वो तब से इतनी कोशिशें कर रहे हैं और अब जीनोसाइड हम देख रहे हैं और वही टू स्टेट्स इस तरह से सोल्यूशन नहीं निकल सकता क्योंकि वो रुकेंगे नहीं। अच्छा, आपको पता है कि वो बच्चों को क्यों मारते हैं? वो बच्चों को इसलिए मारते हैं कि बड़े होंगे तो ये रेजिस्ट करेंगे फॉर देयर लिबरेशन। तो हमको कहते हैं हम बच्चों को इसलिए बचपन में ही मार देते हैं कि बड़े ना हो जाएं। सो एक ऐसी माइंडसेट की नेशन से, ऐसे माइंडसेट के एक स्टेट से, ऑक्यूपायर्स से आप ये बात करेंगे? यानी देखें ना, हमारी तो कॉलोनियल हिस्ट्री है, हमें पता है कि कॉलोनियर्स से जब कॉलोनाइजेशन करने वालों से जब बात करनी है, कॉलोनाइजर से जब बात करनी है, तो आपने किस तरह से करनी है बात? आपने उनके साथ डील करना है और अपने लिए कोई एक बेहतर चीज़ निकालनी है। लेकिन अगला, जब तारीख में कोई ऐसा कॉलोनाइजर नहीं है इतना ज़्यादा जालिम, इतना ज़्यादा जारे, जिसको ज़रा ख्याल नहीं है कि आप मर रहे हैं, जी रहे हैं, वो आपकी बिल्ली या आपका कुत्ता भी है तो वो उसको भी हिट कर रहे हैं Exactly. कि वो, क्योंकि वो फ़लस्तीनी का कुत्ता और बिल्ली है, हाँ, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जैक्टली। तो एक इतनी रिटार्डेड किस्म की नेशन के साथ आप बात करेंगे, रिटार्डेड किस्म के, ये जो टेररिस्ट होते हैं ना, रिटार्डेड, जाफर एक्सप्रेस का भी रिसेंटली वाकया हुआ, तो टेररिस्ट के साथ क्या करना चाहिए था? वो कह रहे हैं कि यार ये बात करो और हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं, यानी हमास वाली रेजिस्टेंस को उन्होंने एग्जैक्टली वही समझ लिया कि पाकिस्तान में रेजिस्टेंस होती है। तो अब उनके साथ क्या होगा? उनके साथ ये होगा कि देयर शुड बी अ स्नाइपर जो उनको डायरेक्टली हिट करेगा, खत्म, बात खत्म। ये ही हल है फलस्तीनी स्टेट का, कि अगर ऑक्यूपेशन खत्म होगी तो मसला हल होगा। तो there must be a single state which is called the Palestine. Historically, really, हर लिहाज से अगर आप कहें तो वो फ़लस्तीन है। तो यही हल है हर मसले का। रेजिस्टेंस लोग इसीलिए कर रहे हैं, फ्रॉम लैला खालिद टू याहिया सिनवार टू हिंद बिन रजब टू एवरीबडी। हर वहाँ पर बंदा रेजिस्ट सिर्फ इसी वजह से कर रहा है क्योंकि वो ये हल चाहता है। ये बाकी जो आपके हल है ना, ये क्राफ्टेड हल, ये क्राफ्टेड हल सोल्यूशन नहीं है। ये बस बात को ड्रैग करने की कोशिश है, वक्ती तौर पर बात को ड्रैग करने की कोशिश है कि चलो कुछ और नहीं हो रहा तो देयर शुड बी अ डिबेट ऑन दिस इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ताकि वहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम गुजर जाए। तो बस ये टाइम स्पेंड एक्टिविटीज़ हैं जो कि यूएन में या बाकी प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर चल रही हैं, इनका लेकिन अल्टीमेटली कोई एंड नहीं है। क्योंकि आपने सीज़ फायर करवाया तो आपने खुद सालिसी का किरदार अदा किया, तो वेयर इज सीज़ फायर? क्या आप उनको रोक सके? रिटार्डेड लोगों के साथ बात नहीं हो सकती, रिटार्डेड लोगों को चुप करवाया जाता है, रिटार्डेड लोगों को। और टेररिस्ट का, एक्सट्रीमिस्ट का हल यही होता है कि दे शुड बी एंडेड। सो दैट्स अ सॉल्यूशन आई गेस। माइंडसेट इस वक्त चल रहा है वहाँ पे, इसका कोई और इसके अलावा सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि जो रेजिस्टेंस की जा सकती है, रेजिलियंस हम देख रहे हैं पैलेस्टीनियंस की तरफ से, वही इसका एक अच्छा हल है आपके मुताबिक। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें देखें एक बात ये है कि यहूदियों का इसमें इशू नहीं है, देयर इज एन इशू अबाउट द ज़ायनिस्ट, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दैट, राइट? एग्जैक्टली। तो यहूदी ओवरऑल आप देखें तो यूएस में जो यहूदियों की मूवमेंट इस वक्त चल रही है, ज्यूज फॉर पीस और इस तरह की बहुत सारी मूवमेंट्स, इनफैक्ट इन द इजराइल, इन द वेरी सेंटर ऑफ द इजराइल, इवन ड्यूरिंग द वॉर, हर जुमे वाले दिन वहाँ की इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाहर मुजाहरे करते थे यहूदी निकल के कि यार क्या कर रहे हो इन आवर नेम, हम तो प्रेसेस नहीं है। वो कहते हैं कि यार ये जैतून के दरख्त तो हमारे यहाँ पर आने से भी ज़्यादा पुराने हैं और हमें नहीं पता कि हम यहाँ पे क्यों हैं। यानी आप एक पूरी नेशन को आपने समझा हुआ है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब एक टेररिस्ट स्टेट बन जाए और वो टेररिस्ट स्टेट जो है वो हर तरह से चले, और उसको जिन लोगों ने काउंटर करना है या कन्फ्रंट करना है वो ये कहें कि रादर देन कन्फ्रंटिंग वी हैव अ सोल्यूशन कि वी शुड मेक टू स्टेट्स, ताकि वो दोनों फिर आपस में लड़ सकें। तो आप किसे फ्यूल कर रहे हैं? आपको अपना असला बेचना है या कोई और चीज़ करनी है तो कोई और तरीका इख्तियार करें, इंसानों के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। वी आर लिविंग इन अ टाइम कि जहाँ पे ह्यूमन को अहमियत दी जाती है। तो ह्यूमन की अगर जान की, इज़्ज़त की, उसके खून की, माल की, किसी चीज़ की अगर इज़्ज़त नहीं है और आप इस तरह के रेपिस्ट, इस तरह के बारबेरिक सॉर्ट ऑफ लोगों को एक्सरसाइज करने देंगे उनके राइट, और उनको अल्टरनेटिवली आप कोई स्केप देंगे कि अच्छा आप इस तरफ आ जाओ तो आपकी हम बात मान लेंगे, तो नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल। बट वहाँ पे ऑब्वियसली इसराइलीज अब ग्रो कर चुके हैं, वहाँ पे उनके बच्चे भी हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं। अगर उनको टू स्टेट्स अगर हम कह देते हैं कि चलो एक साइड पे आप हो जाओ, एक साइड पे आप हो जाओ, दूसरा सोल्यूशन जैसे आपने बताया कि जो टेररिस्ट माइंडसेट होते हैं इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, बस उनको खत्म करना होता है। अब माइंडसेट जो ऊपर बैठे हैं वो कुछ और हैं, शायद उनके मे बी उनके बच्चे हों, शायद उनके माइंड में यही वो फीड कर रहे हैं। स्टिल दे आर द चिल्ड्रन, स्टिल वी कांट किल देम।
हमारे नहीं हम बेहतर समझते इस चीज़ को, इसका फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है? असल में दे हैव 2 पासपोर्ट्स, सो दे कैन गो टू द पोलैंड, दे कैन गो टू द नीदरलैंड्स। असल में और आप वहाँ के लोगों से भी पूछे ना कि अभी सिर्फ इस 15 महीने के दौरान कितने हज़ारों लोग हैं जो कि फ्लाई करके अपने दूसरे पासपोर्ट वाली कंट्री में गए हैं। यार लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस कि आप एक मुल्क में रह रहे हैं और उस आपके पास कुछ 2-4 मज़ीद स्पॉट्स हैं फॉर टू स्पेंड योर समर वेकेशंस वगैरह, और आप वहाँ जाके रहें, वहाँ जाके आप अपना एक नया निज़ाम चला लें। ऐसा नहीं चल रहा होता। तो अगर आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है और वो लोग जो एक जगह पर रह रहे हैं, यानी अगर आप मैच्योर इनफ हो चुके हैं कंसिडरिंग योर एनालिसिस, तो ठीक है, यू आर मैच्योर इनफ सो यू अंडरस्टैंड कि वी ऑक्यूपाइड या और एंसेस्टर्स ऑक्यूपाइड, सो आप उस गिल्ट को अपने साथ अपनी नस्लों में नहीं लेके जाएंगे। तो आई होप कि जो ज्यूज़ की अगली नस्लें हैं और ज्यूज़ की नस्लें इस वक्त भी इस चीज़ को समझ रही होंगी। वहाँ पर बहुत सारी ऐसे लोग हैं, वहाँ पे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हार्डसाइडिक ज्यूज़ वगैरह वगैरह, जो कि इसके ऊपर चीज़ें वहाँ पे हम देखते हैं। तो वहाँ की सोसाइटी में पोलराइजेशन अगर हम इस मामले पे देखें, यानी इतने प्रोपेगेंडा के बाद, इतना स्टेट मशीनरी की यूटिलाइजेशन के बाद भी अगर वहाँ के लोग अवेयर हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को समझ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें फिगर आउट होंगी और चीज़ें जो हैं वहाँ के लोग ही खुद भी फिगर आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इस तरह की जालिमों वाली हुकूमतें हैं, ये नेतन्याहू सॉर्ट ऑफ माइंडसेट या बिन गवीर सॉर्ट ऑफ माइंडसेट या इजराइल का सॉर्ट ऑफ माइंडसेट, ये बहुत ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री भी हों और डेमोक्रेसी में चीज़ें इतनी इस तरह नहीं चल सकती अगर आप इतनी कंट्रोलिंग चला सकें। एग्जैक्टली, ये तो इंसानों में हर एक में होता है, हर जगह हम पॉजिटिव लोग मिलते हैं, हर जगह अच्छे लोग मिलते हैं जो को एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव करते हो, फ्रीडम के ऊपर बिलीव करते हो। तो वी होप कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी और वहाँ के लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑब्वियसली दे हैव टू कंट्रीब्यूट। अदर ज्यूज़ जो कि इस चीज़ के खिलाफ बोल रहे हैं वो भी निकलेंगे। ख़ासतौर पर मुस्लिम वर्ल्ड को बहुत ज़रूरत है। हम जब भी देखते हैं, अभी जब भी अटैक हुआ तो बहुत सी कंट्रीज़ की तरफ से कंडेम किया गया कि ये नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म करें, ये होना चाहिए। बट कोई सोल्यूशन, वही बात है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई अमली इक़दाम उस तरह से नहीं होते जिस तरह से शायद हम तसव्वुर करते हैं कि होना चाहिए या हो सकता था, या मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठी हो जाए, सारी कंट्रीज इकट्ठी हो जाएं तो फिर कुछ हो सकता था। ऑब्वियसली हर कंट्री की अपनी नेशनल इंटरेस्ट है, शायद वो उस तरह से नहीं सपोर्ट कर सकते या उस तरह से नहीं निकल सकते या अभी एक जंग का ऐलान नहीं कर सकते इस वक्त। अच्छा देखें ना, मुल्कों के लेवल पे चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती हैं। अब मुल्क जमा होकर ये तो नहीं ना कह सकते कि आज सारे मुल्क डी चौक पे जमा होंगे। ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वहाँ मुजाहरे को लीड करेंगे और डी चौक पे जो है ना वो महातीर मोहम्मद भी आ जाएंगे और सारे लोग जमा हो जाएंगे और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी उस मुजाहरे में मौजूद होंगे और बीइंग द होस्ट ऑफ द प्रोटेस्ट वो सारे मुल्क जो है इसराइल के खिलाफ 5 मिनट का एहतजाज करेंगे या 5 मिनट के लिए सारे लोग खड़े हो जाएंगे या 2 मिनट के लिए सांस रोकेंगे या वो काली पट्टियाँ बांध लेंगे। मुल्क ऐसे नहीं कर रहे होते, ये इंडिविजुअल्स कर रहे होते हैं, नेशनल्स कर रहे होते हैं। तो मुल्कों के लेवल के ऊपर आपको अपनी डिप्लोमेसी को, आपको भी तो ज़ाहिर ट्रेड करनी है ना बहुत सारे ममालिक के साथ, आपने वहाँ पे ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। मुल्कों का बॉयकॉट बिल्कुल डिफरेंट लेवल का होता है। मुल्कों का जो ट्रिगर करने का तरीका होता है वो बिल्कुल और तरीके का होता है। तो आप बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी सैंक्शंस को आप कह सकते हैं कि यार हम इनको तस्लीम नहीं करते, और बहुत सारे मुल्क ऐसा कर भी रहे हैं ट्रेड के थ्रू कंट्रोल। एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें, एग्जैक्टली बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, यानी अभी रिसेंटली यूएन में अब जो आ रही हैं, अगर आप देखें बहुत ज़्यादा बिल्स जब रेजोल्यूशंस आते हैं वहाँ पर, तो आप उसमें सिर्फ 2 ही ममालिक देखेंगे कि जो उसके मुखालिफ खड़े होंगे, बाकी सारे लोग हक में खड़े हैं। इसका मतलब है कि दुनिया ने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, एलिनेटेड कर दिया इजराइल और यूएस को, बहुत सारे ममालिक। तो ये मुल्क इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है कि मुल्क इस तरह से सोच रहे हैं। अच्छा, मुल्क क्यों सोचते हैं? मुल्कों की पॉलिसी वगैरह कौन बनाता है? मुल्क बीइंग अ मुल्क नेम कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ तो है नहीं। ये तो वहीं के लोग होते हैं जो ये समझते हैं, जिनका ये नेशनल कॉन्शियस होता है, जिसकी वजह से चीज़ें सारी डेवलप हो रही होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, मुल्क हमारा है, डेमोक्रेसी हमारी है, इलेक्ट हमने होना है, इलेक्ट हमने करना है। हमारे लोगों ने आर्मी में जाना है, हमारे लोगों ने ब्यूरोक्रेसी वगैरह में जाना है, तो हमारे लोग वहाँ पे डिसाइड कर रहे होते हैं। तो अब अगर एक नेशन के अवेयरनेस का लेवल हाई होगा तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सरसाइज हो सकेंगी। अगर एक नेशन का नहीं हाई होगा तो फिर वो कहेगी कि चलो आज हम मिलके जॉयलेंट चलते हैं, आज हम नया जॉयलेंट बना लेते हैं, आज हम नया डिस्को बार बना लेते हैं, आज हम फलां चीज़ें बना लेते हैं, जिससे एग्जैक्टली हम कैफे शैफेस खोल लेते हैं। तो मुल्कों के लेवल पर आप अगर, यानी आपको इतना मेच्योर इनफ होना होगा
मुल्कों की लीडरशिप को कि वो इस तरह से सोच सकें। नहीं तो बस आप OIC का इजलास बुलाएं, आप अरब कंट्रीज़ वगैरह के इजलास बुलाएं और आप उसमें खुश होते रहें कि अच्छा ठीक है हमने प्रोटेस्ट वगैरह कर लिया, तो यू आर नॉट जस्ट अ सेनेटर जिसको निकलना है गज़ा के लिए या जिसको निकलना है फ़लाँ जगह के लिए और उसको कोई मोबिलाइजेशन वगैरह करनी है। यू आर कंट्रीज़, यू आर मैच्योर इनफ, यू हैव द पावर, यू हैव द राइट टू एक्सरसाइज थिंग्स, ताकि आप दुनिया को बेहतर कर सकें जिसके लिए आप क्लेम भी करते पावर हैं। का ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, अपने अपने जो पोजीशन पे आप हैं उसका इस्तेमाल करें बेहतर तरीके से। रेजिलियंस की बात हो रही थी, अभी तक गज़ा में एक रेजिस्टेंस जारी है। डू यू थिंक, बीइंग गिव योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, डू यू थिंक कि इसमें वो सक्सीड कर सकते हैं? अच्छा, वो सक्सीड कर रहे हैं। इनफैक्ट देखें, जब October 7 का ये पूरा अटैक हुआ तो आई विल टेल यू इन द वर्ड्स ऑफ दैट टाइम आर्मी चीफ, जिन्होंने अभी ये मार्च में ही रिज़ाइन किया है आफ्टर रिकग्नाइजिंग हिज फेलियर्स, हर्जी हलेवी ये कहते हैं कि हमें हमास ने हैरान कर दिया है ये अटैक्स करके। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इनके पास इतनी पावर होगी, एंड रादर लाइकवाइज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना अरसा सस्टेन कर सकेंगे, और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम इनकी टनल्स को फाइंड नहीं कर सकेंगे। यानी इतना अरसा हो गया यार, 15-17 महीने आप रेगुलर, आपने अपनी एक यूनिट बनाई हुई है, आपके IDF की प्रॉपर एक यूनिट है जो कि सिर्फ ये फाइंड आउट कर रही है, आपके पास प्रॉपर कुत्ते हैं और साथ फौजी हैं, कुत्ते और फौजी मिल के वैसे बड़ा मज़े का फ्रेज बन गया तो कुत्ते और फौजी मिल के ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टनल किधर है, ये लोग किधर छुपे हुए हैं, ये लोग कहाँ से अटैक कर रहे हैं, लेकिन यू आर अनएबल टू डू दैट। इसी तरह ये लोग जो हैं वो सारी चीज़ों को पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं थ्रू द इंटरनेशनल मीडिया, थ्रू द डिजिटल एंड सोशल मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया साइट्स, और आप इनको रोकने में नाकाम है। ये अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये किसी तरह भी अपनी रेजिस्टेंस के पीछे नहीं हट रहे। अच्छा, वहाँ पे पोलराइजेशन नहीं है हमास के ख़िलाफ़। तो पिछले कुछ अर्से में मैंने एक वीडियो देखी, हमास के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट हो रहा था। सो मैंने कहा वाओ, ये भी हो रहा है, इसका मतलब है कि लोग, ज़ाहिर है कि ये एक हो सकता है कंसर्न है कि आप हमारे बच्चे मरवा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने वो वीडियो देखी, उस अकाउंट पे गया, उस अकाउंट के मेरे म्यूचुअल 2 फॉलोअर, जिन लोगों को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, जिन 2 अकाउंट्स को, एक था नेतन्याहू का अपना अकाउंट, दूसरा स्टेट ऑफ इजराइल का अकाउंट। तो मैंने कहा यार इतना सस्ता प्रोपेगेंडा। तो ये सिचुएशन है कन्फ्रंटेशन की। एक ऐसी एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं, खैर मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। तो ये सीन है। असल में हो ये रहा है कि वहाँ पर उनका जो मिलिट्री लॉस है ना, अगर हम इसको मिलिट्री लॉस पे देखें, इजराइल करता ये है कि इजराइल ने सारे लोगों को मार देता है, क्योंकि उसके लिए सारे इंसान जो है ना, वो सारे इंसान ही पागल हैं, पता नहीं सारे इंसान ही थ्रेट हैं। वो छोटा सा बच्चा भी हो, फॉर एग्जाम्पल हिंद बिन रजब, उसकी उम्र 6 साल थी, 355 गोलियाँ इजरायली फौजियों ने से मारी। 355 गोलियाँ यार, आप 355 गोलियाँ, आपके पास, जाहिर है कि आप इतने ज़्यादा आप फाशिस्ट हैं, इतने ज़्यादा आप फजूल लोग हैं कि आप एक छोटी सी बच्ची के ऊपर इतना अटैक कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह करके उन्होंने डैमेज किया 88% ऑफ द लैंड ऑफ गज़ा को। उन्होंने डैमेज किया 38,495 बच्चों की लाइव्स को, क्योंकि उन्होंने उनके वालिदैन को मार दिया। उन्होंने 70% विमेन और किड्स को इसी वजह से टारगेट किया। लेकिन अगर हम मिलिट्री लेवल के ऊपर देखें तो ये जो रेजिस्टेंस थी, दैट वाज नॉट ओनली led by the Hamas, rather it was a coalition sort of a resistance by Islamic Jihad, by PFLP, by Al-Fatah, by Hamas and other 14 groups in total. So इन लोगों का अगर हम लॉस देखें तो इनका लॉस है कोई 8,500 से लेकर 9,000 फौजियों वगैरह का जो मिलिट्री लॉस है। ये इनिशियली थे 40,000। अच्छा, इनकी रिक्रूटमेंट्स वगैरह जंग के दौरान भी होती नहीं। अब इजराइल कहता है कि यार ये शुरू में 40,000 थे, 50,000 हो गया, यानी जो फाइटर्स हैं। और दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि हमारा जो उनके आर्मी चीफ वगैरह का स्टांस है, जो उनके आर्मी रेडियोज़ वगैरह के सोर्सेज ये कहते हैं कि हमारा लॉस, जो मिलिट्री लॉस है, वो 6,500 से लेकर 7,000 तक है। तो अगर वो ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो आप उन लोगों के साथ जो कि गोरिल्लाज हैं। अच्छा, फिर अगर हम नुकसान के लेवल पे देखें तो इन्होंने बनाई है अपनी $350 से गने, यासीन 105 और बाकी स्नाइपर वगैरह, ये खुद लोकली मेड इनका एमिनेशन है। 85% हमास का, ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद बनाई हैं। जबकि वहाँ पर आपके पास जो टैंक्स हैं वो दुनिया के महंगे तरीन टैंक्स हैं, बेहतरीन टैंक्स हैं। उन मिरकाफा को अगर आप तबाह कर रहे हैं तो मिरकाफा की अगर आप प्राइस निकाल के देंगे तो यानी आप एक $350 की स्नाइपर और गन से या इस तरह के एमिनेशन से आप जाके उनका $1,000 का नुकसान कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड
इकोनॉमिक लॉस। इसी तरह से यानी ये हर लेवल पे हम जहाँ भी कंपैरिजन करें तो हमें समझ आएगा कि इंटेलिजेंस फेलियर मोसाद और शिन बेट से हुआ। शिन बेट के आज भी चीफ का इस वक्त इशू चल रहा है नेतन्याहू के साथ। बहुत सारे लोगों ने उनके गवर्नमेंट के अंदर होते हुए रिज़ाइन किया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को रिज़ाइन और या फिर एक्सपेल करना पड़ा, क्योंकि इशू ही इतना ज़्यादा हो गया था। इस तरह की चीज़ें नॉर्मल हालात में नहीं होती। यानी अगर आप पाकिस्तान के हालात को चेक कर रहे हैं तो हमारा BLA वगैरह के साथ लड़ते हुए हमारा क्या नुकसान हो रहा होता है, और हम उन चीज़ों को किस तरह से ले रहे होते हैं। हाँ ठीक है, हमारा नुकसान हो रहा है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो नुकसान इस वक्त इजराइल का हो रहा है इसी वजह से। और फिर जब वो बात अपनी टेबल के ऊपर लेके आए तो वो प्लान जो नवंबर 2023 में यानी वॉर शुरू होने के सिर्फ 1 महीने बाद हमास ने दिया था, आपको जनवरी में आके उसी पॉइंट के ऊपर, वो भी 2025 के जनवरी में आके उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एग्री करना पड़ा। सो ये इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक आपका फेलियर। सो हर मैदान के ऊपर, टेबल वगैरह पे, हर चीज़ पे आपको वो करना पड़ा। फिर आपने थ्रेट दिलवाए ट्रंप के जरिए कि हम जनाब इतने अरसे में जहन्नुम बना देंगे। सो उन्होंने कहा कि यार हम ऑलरेडी जहन्नुम आपने बना ही दी है, तो ठीक है मजीद। उन्होंने कहा हम इनको बाहर एक्सपेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके पास 48 घंटे का टाइम है, आपने एक बंदा छोड़ना है, 2 बंदे छोड़ने हैं, आपने ना छोड़े तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अल्टीमेटली दे रियलाइज्ड कि यार ये किस तरह नहीं मानेंगे, हमें इनके पास एग्जैक्टली। तो ये जो रेजिलियंस है फ़लस्तीनियों की, असल में इनकी रेजिलियंस, इनका ईमान, इनकी स्ट्रगल एंड देयर कमिटमेंट टू देयर लैंड, देयर कमिटमेंट टू देयर नेशन, दैट इज़ लाइक अनमैच्ड। इसका कोई मैच नहीं है। तो इसी वजह से असल में वही बात है ना, जो बेसिक मैंने कहा इंसान के अंदर ये चीज़ होती है, तो ये इंसान है। तो इंसान तो फिर ऐसे देंगे इंसान, और हैं भी टक्कर के इंसान, और वो रह भी जिस जगह पे रहे हैं। यानी मस्जिद अक्सा उनके नहीं है, दे डोंट हैव द ऑनरशिप ऑफ मस्जिद अक्सा, रादर हम सारे मुसलमानों की वो चीज़ है। तो ये असल में हमारी भी उसकी तरफ बात है कि यार अगले लोगों ने जो कम हैं, जो जिनके पास पैसे भी कम हैं, जिनके पास आप देखें ना, सिर्फ आपने जंग करनी हो, आपके पास खाने पीने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। याह्या सिनवार जिस वक्त उनकी इशारत हुई तो वो 3 दिन से भूखे हैं और मेंटोस खा रहे हैं, मेंटोस खा के वो सारी फाइटिंग वगैरह कर रहे हैं और निकले हुए हैं। तो लेकिन विल पावर है, इंटेंट है, जो हम कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम के पास नहीं है, तो वो वाला इंटेंट होना चाहिए, तो आप फिर टक्कर दे जाते हैं, टक्कर भी दे सकते हैं। आई होप कि जो भी वहाँ पे रिटेलिएशन जारी है उसमें वो कामयाब हो सके। जो अपना जिस ईमान के साथ वहाँ पे लड़ा जा रहा है, अब तक हम देखते हैं जो वीडियोस आती है सीरियसली वो देखी नहीं जाती। इवन 2 सेकंड क्या वीडियो देखते हैं, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ कि नहीं, मेरे से नहीं देखी जाएगी। लेकिन ये उन लोगों की एक कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, अब वही अपनी लैंड के साथ कमिटमेंट है जो उनको अब तक एक तरह से इंटैक्ट रखे हुए हैं। एंड आई एम श्योर जो मुस्लिम वर्ल्ड है, पाकिस्तानी स्पेशली जो हैं, उसके साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान के ज़रिए बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ऐसी चीज़ों पे हमें इंसाइटफुल, इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल पॉडकास्ट कि हमें बहुत सी चीज़ों का स्टैटिस्टिक्स मिले, इवन जो डाउट्स डिबेट में चल रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं, मैंने आपसे डिस्कस किए, उनके आंसर्स मुझे बहुत बेहतर तरीके से मिले। एंड आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है इसके लिए भी पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी दुआ के साथ कि फ़लस्तीन के हालात बेहतर हों और वहाँ के जो लोग हैं उनको एक प्रॉपर फ्रीडम मिल सके, और जो हमारी मुस्लिम दुनिया है उसमें पीस प्रिवेल करे। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।